गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने हमारे जो गैस लॉस थे उनको कंप्लीट कर लिया था और उनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें दो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए थे। आज के एक्सप्लेनेशन में कुछ और न्यूमेरिकल्स को समझ करके फिर हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहला आज का जो न्यूमेरिकल है वो है द वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ 300 ml एट 730 mm प्रेशर एंड 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यानी कि एक गैस है, उसका आयतन जो है 730 mm दाब पर और 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर कितना है, 300 ml है। तो हमें वॉल्यूम पता है, हमें टेम्परेचर पता, हमें प्रेशर पता है, P पता, V पता, T पता। अब पूछ रहे हैं व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर इसका ताप मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर इसका वॉल्यूम यानी आयतन कितना होगा। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो हमें P1 पता है, V1 पता है, T1 पता है और हमें V2 जो है वो ज्ञात करना है कि V2 वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम कितनी होगी। और P2 और T2 के लिए कह दिया है कि आपको जो ताप और दाब जो लेना है वो स्टैंडर्ड लेना है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में जो प्रेशर रहता है वो हमेशा रहता है 1 atm। देखिए यहाँ पर इसीलिए P2 इन्होंने कितना ले लिया है, 1 atm, और टेम्परेचर रहता है 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस जिसे कहते हैं 273 केल्विन। तो P2 हो जाएगा 1 atm, T2 हो जाएगा 273 केल्विन और वॉल्यूम जो है V2 हमें फाइंड करना है। P1 की बात करें तो प्रेशर दिया था यहाँ पर देखिए 730 mm दिया है, जबकि हमें चाहिए होता है प्रेशर ATM में। तो ATM में कन्वर्ट करने के लिए 760 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो P1 हो जाएगा 730/760 ATM। टेम्परेचर चाहिए होता है केल्विन में, दिया था हमारा डिग्री सेल्सियस में। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने का फॉर्मूला होता है कि आप डिग्री सेल्सियस में 273 क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो T1 हमारा क्या हो गया, 27 + 273 = 300 केल्विन। तो अब P1 आ गया हमारा 730/760, T1 आ गया हमारा 300 केल्विन और V1 हमारा गिवन है 300 ml। इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 300/1000, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लिया। और V2 हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो फॉर अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ अ गैस हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, P1 V1/T1 = P2 V2/T2। किसी एक निश्चित मात्रा की गैस के लिए हमने ये सूत्र पढ़ा हुआ है आइडल गैस इक्वेशन से, आदर्श गैस समीकरण से, P1 V1/T1 = P2 V2/T2। तो इसमें आपको ज्ञात क्या करना था, देखिए आपको P1 पता है, आपको V1 पता है, आपको T1 पता है, P2 पता है, T2 पता है, V2 नहीं पता है। तो V2 के लिए जब हम फॉर्मूला बनाएंगे तो V2 क्या हो जाएगा, V2 = हो जाएगा T2 यहाँ डिवाइड में तो इधर इंटू में आ जाएगा, P2 यहाँ इंटू में तो उधर डिवाइड में चला जाएगा। तो V2 के लिए फॉर्मूला बन गया P1 × V1 × T2/T1 × P2। अब सिर्फ यहाँ पर आपको वैल्यूज़ रख करके सॉल्व कर देना है। जो आपने वैल्यूज़ रखी 730 × 300 × 273/760 × 1000 × 1 × 300, हर एक चीज़ की आपने जब वैल्यू रख दी तो सॉल्व करके कितना आ गया, 0.2622 लीटर। इसको सॉल्व करने पर जो वॉल्यूम आएगी वो लीटर में आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपने वॉल्यूम किस में रखी थी, लीटर में रखी थी, 300/1000। तो ये वॉल्यूम लीटर में आएगी और इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो आंसर आ जाएगा 262.2 मिलीलीटर। तो इस न्यूमेरिकल में हमें P1 V1 T1 दिया था और उसके बाद हमसे कह रहा था कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर V2 जो है ज्ञात करो। तो जब भी आपसे STP की बात कहेगा तो याद रखिएगा STP पर टेम्परेचर रहता है 273 केल्विन और प्रेशर रहता है 1 atm। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, कह रहा है एट 27 डिग्री सेल्सियस 0.3 मोल N2, 0.5 मोल He and 6.2 मोल ऑफ O2 are taken in a vessel of volume 2.461 लीटर। अब जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको मैंने कहा था कि सारे लॉज, सारे नियम जो है अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे तो ही आपको पता चल पाएगा कि इसमें आपको कौन सा लॉ लगाना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि तीन अलग अलग गैसें हैं, 0.3 मोल इसमें N2 का है, 0.5 मोल इसमें He हीलियम है और 6.2 मोल जो इसमें O2 यानी कि ऑक्सीजन का प्रेजेंट है, उसको एक वेसल में ले रहे हैं। तो यहाँ पर पार्शियल, जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आपने पढ़ा था,
वो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये हमें पता चल गई। और देखिए हमें निकालना भी क्या, हमें निकालना है कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर्स ऑफ गैसेस द मिक्सचर। तो इसके लिए करेंगे क्या, ध्यान से देखिए, हमको क्या पता है, हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है, हमें टेम्परेचर पता है, यानी कि हमें T गिवन है, हमें स्मॉल n गिवन है, ठीक है। प्रेशर हमें फाइंड करना है, और वॉल्यूम, जिस भी बीकर में तीनों गैसें जिस वेसल में रखी जा रही हैं उसका वॉल्यूम पता है। तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि कोई भी गैस हो जिस वेसल में रखी जाती है वो उसका पूरा वॉल्यूम क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। तो एक मेथड तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है PV इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ पर देखिए तो वॉल्यूम आपको 2.461 लीटर गिवन है, एन नंबर ऑफ मोल्स, हर एक गैस के अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स भी आपको गिवन है। आर क्योंकि गैस कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू फिक्स रहनी है 0.0821 तीनों के लिए, और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, इसको आप चेंज कर लेंगे केल्विन में तो आ जाएगा 300 केल्विन। तो हर एक गैस के लिए आप अलग अलग प्रेशर पार्शियल प्रेशर के रूप में क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 यानी N2 का आंशिक दाब कितना हो जाएगा, N2 का आंशिक दाब हो जाएगा 0.3 इंटू 0.0821 इंटू 300 अपॉन 2.461। कहाँ से आया फॉर्मूला, मैं फिर कह रहा हूँ फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है PV इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ से आपको प्रेशर निकालना है ना, वॉल्यूम आपको पता है, तो प्रेशर इज इक्वल टू फॉर्मूला, दाब इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा, nRT अपॉन V। तो ये n है नंबर ऑफ मोल्स यानी मोलों की संख्या है, ये है R गैस स्थिरांक है, और T है टेम्परेचर अपॉन में वॉल्यूम। तो इनको जब हमने रखा, पुट किया, सॉल्व किया, तो प्रेशर आ गया 3.002 atm। इसी तरह से हीलियम के लिए जब सॉल्व करेंगे, पार्शियल प्रेशर निकालेंगे, तो 0.5 इंटू 0.0821 इंटू 300 अपॉन 2.461। फिर वही चीज़ लगाई, P इज इक्वल टू N इंटू आर इंटू टी अपॉन V। यहाँ पर हीलियम का प्रेशर आ गया 5.004 atm। देन थर्ड ऑक्सीजन के लिए निकालेंगे तो सेम फॉर्मूला, P इज इक्वल टू N इंटू आर इंटू टी अपॉन V। N है यहाँ पर 6.2 मोल, R है 0.0821, T है यहाँ पर 300 केल्विन, और वॉल्यूम है 2.461 लीटर। इनको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 62.050 atm। तो इस तरह से आपने तीनों गैसों के अलग अलग जो पार्शियल प्रेशर थे यानी कि जो आंशिक दाब थे वो आपने ज्ञात कर लिए। अब अगर आपसे पूछता है कि जिस वेसल में ये तीनों गैसें रखी जा रही हैं उसका टोटल प्रेशर कितना होगा, कुल दाब कितना होगा, तो हमने डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर लगा देना है कि P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर तीन गैसें हैं तो पार्शियल प्रेशर जो होगा नाइट्रोजन का, हीलियम का, ऑक्सीजन का, उन तीनों को जब हम जोड़ देंगे यानी कि नाइट्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन के ये जो आंशिक दाब हैं, अलग अलग इंडिविजुअल जो प्रेशर है, इनको जब ऐड कर देंगे तो हमें कुल जो दाब है हमारे बर्तन का वो हमें ज्ञात हो जाएगा। इसी का एक और सेकंड मेथड, ये मेथड तो वैसे बहुत ईजी है लेकिन इसके अलावा एक और मेथड है। आपको जब डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर पढ़ाया गया था तो आपको मैंने बताया था उसके लास्ट में कि अगर कभी भी कुल दाब दिया हो और उसकी सहायता से आपको उसमें उपस्थित जो गैसें हैं, अलग अलग जो गैसें हैं, उनका अलग अलग दाब अगर ज्ञात करना हो, अगर उनका इंडिविजुअल प्रेशर ज्ञात करना हो, फाइंड करना हो, तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, P डैश इज इक्वल टू P टोटल अपॉन मोल फ्रैक्शन, यानी कि आंशिक दाब बराबर कुल दाब बटे मोल प्रभाज। जिस भी गैस का आपको निकालना है बस उसका आपको यहाँ पर मोलों की संख्या रखनी होगी, कुल दाब रखने होंगे, तो आपका आंशिक दाब जो है वो आपको ज्ञात हो जाएगा। देखिए आंशिक दाब इज इक्वल टू आंशिक दाब इज इक्वल टू P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन होता है, अपॉन में नहीं होता है, ये क्या होता है, N2 में होता है। तो देखिए यहाँ पर जब ज्ञात करेंगे तो हमें मान लीजिए N2 का निकालना है, तो N2 का आंशिक दाब निकालने के लिए टोटल प्रेशर P टोटल निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें कुल दाब ज्ञात होना चाहिए, तो कुल दाब कितना होगा, कैसे निकाल सकते हैं, कुल दाब ज्ञात करने के लिए आप वही फॉर्मूला लगाएंगे, PV इज इक्वल टू nRT। अब PV इज इक्वल टू nRT में वॉल्यूम आपको टोटल पता ही है वेसल की कितनी है, 2.461 लीटर, ठीक है। R आपको पता है गैस कांस्टेंट होता है 0.0821, टेम्परेचर आपको पता है 300 केल्विन रखना है, 27 डिग्री सेल्सियस दिया था तो 300 केल्विन हो जाएगा। और N की बात जब आती है तो इसमें आपको
कुल नंबर ऑफ मोल्स ज्ञात करने पड़ेंगे कि टोटल हमारे पास मोलों की संख्या कितनी है। तो आपको अलग अलग दिए थे तीनों गैसों के, N2 का अलग दिया था, He हीलियम का अलग दिया था और ऑक्सीजन का अलग दिया था। तो जब आप तीनों को जोड़ देंगे तो आपको कुल मोलों की संख्या यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी, कितने 7 मोल। तो कुल दाब कितना आ जाएगा 7 इंटू 0.0821 इंटू 300 अपॉन 2.461 इज इक्वल टू 70.06 ATM। ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो चुका है, तीनों के आंशिक दाब जो है हम यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं। ये आपको सेकंड मेथड बताया जा रहा है कि अगर आप इस मेथड को नहीं याद कर पा रहे हैं, वैसे तो बहुत सिंपल था, तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको कुल दाब ज्ञात करना पड़ेगा और कुल दाब ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला है वो आपका सेम ही लग रहा है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो पी टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा एन आर टी अपॉन वी। बस यहाँ पर जो मोलों की संख्या है, जब आप आंशिक दाब निकाल रहे थे, पार्शियल प्रेशर निकाल रहे थे, तो आप अलग अलग गैस का यहाँ पर नंबर ऑफ मोल लिख रहे थे, मोलों की संख्या लिख रहे थे। लेकिन जब आप कुल दाब निकालेंगे तो बर्तन में जो पूरी गैसें हैं, जो तीनों गैसें हैं, उनके कुल मोलों की संख्या यहाँ पर n की जगह पर आपको रखनी होगी। और कुल मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए तीनों जो गैसें हैं उनके मोल जो हैं वो आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर तीनों के मोल कितने 0.3, 0.5, 6.2, तीनों को ऐड किया 7 मोल आ गए, 7 मोल आ गए। तो n तो 7 हो गया, यहाँ पर n बराबर 7 हो गया। R गैस स्थिरांक होता है तो R की वैल्यू हो गई 0.0821। टेम्परेचर आपको दिया था 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि उसको जब केल्विन में चेंज करेंगे 300 केल्विन हो जाएगा। और आयतन जो वॉल्यूम दी हुई है वो हमें कितनी दी हुई है 2.461 लीटर। भाई बर्तन की जो आयतन होगी वही गैस की कुल आयतन भी होगा हमारा। इसको सॉल्व किया तो टोटल प्रेशर कितना आ गया 70.06 ATM। ये हमारा कुल दाब आ गया। अब आंशिक दाब निकालने के लिए फॉर्मूला सिंपल है, कुल दाब में मोल प्रभाज से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। और मोल प्रभाज निकालने का सूत्र क्या होता है, मोल प्रभाज निकालने का सूत्र होता है कि गैस के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो नाइट्रोजन के मोल कितने 0.3 हैं, इसमें अपॉन में कुल मोल 7 हैं, इसमें डिवाइड कर दिया और उसमें कुल दाब से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। कितना आ गया 3.002 ATM। ऐसे ही हीलियम का निकालेंगे, हीलियम के मोलों की संख्या 0.5 है, कुल मोलों की संख्या 7 है, टोटल मोल्स 7 है, अपॉन किया इनटू में टोटल प्रेशर, कुल दाब से मल्टीप्लाई किया, आ गया 5.004। अब इन आंसर्स को देखिए और जो आपने ऊपर आंसर्स फाइंड किए थे उन्हें देख लीजिए, तीनों आंसर क्या है, एकदम सेम है। तो ये आपका सेकेंड मेथड हो गया। इसके बाद जो आपका अगला एग्जाम्पल है उसमें आपको ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से रिलेटेड क्वेश्चंस बता देते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफ्यूजन ऑफ 180 ml ऑफ अ हाइड्रोकार्बन। एक आपका कोई हाइड्रोकार्बन है, उसका जब विसरण होता है कितना है 180 ml आपका हाइड्रोकार्बन है, उसका जब विसरण होता है तो इसमें लगता है टाइम 15 मिनट्स, 15 मिनट का इसमें समय लग रहा है। और 120 ml जब SO2 का विसरण होता है, यानी कि 120 ml ऑफ SO2 जब डिफ्यूज होती है तो टाइम कितना लगता है 20 मिनट्स लगता है। तो हमको यहाँ पर वॉल्यूम दिए हुई है, हमको यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, ठीक, कंडीशन सारी सेम है। फिर कह रहे हैं इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 इज 64, अगर सल्फर डाइऑक्साइड का जो अणुभार है वो 64 है तो कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो आपका जो हाइड्रोकार्बन है उसका आपको अणुभार क्या करना है, ज्ञात करना है। अब ये कैसे ज्ञात करें, तो सबसे पहले तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें वॉल्यूम पता है, हमें रेट पता है, हमें वॉल्यूम पता है, हमें टाइम पता है, यानी कि आयतन और समय पता है। हमने ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में फॉर्मूला पढ़ा है कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट में M2 अपॉन M1। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, जहाँ पर M जो होता था वो अणुभार यानी कि मॉलिक्यूलर मास होता था किसी भी अणु का, किसी भी मॉलिक्यूल का। ठीक है भाई, हमने फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाया हमने, R ऑफ हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोकार्बन के विसरण की दर बटे सल्फर डाइऑक्साइड के विसरण की दर यानी कि रेट ऑफ हाइड्रोकार्बन अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट में मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी कि SO2 का अणुभार बटे हाइड्रोकार्बन का अणुभार। क्लियर है। इसमें से हमें M ऑफ SO2 का अणुभार ज्ञात है, लेकिन क्या दोनों में से किसी के विसरण की दर ज्ञात है, दर नहीं दी हुई है। दर के स्थान पर क्या दिया हुआ है, हमें आयतन दिया हुआ है और हमें समय दिया हुआ है। तो अब आपको एक फॉर्मूला याद दिलाते हैं, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में कल ही एक्सप्लेन किया गया है कि जो दर होती है
जैसे कि यहाँ पर रेट है, ये जो रेट होता है, जो दर होती है, उसका सूत्र क्या होता है कि कितना आयतन दिए हुए समय में क्या हो गया, विसरित हुआ है, कितना वॉल्यूम जो है गिवन टाइम में डिफ्यूज़ हुआ है, वही उसका रेट होता है। तो रेट डायरेक्ट ना दे करके यहाँ पर हमें किस फॉर्म में दिया, वॉल्यूम अपॉन टाइम के फॉर्म में। तो हमने देखिए तुरंत ही क्या किया, रेट ऑफ हाइड्रोकार्बन, रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के विसरण के लिए सूत्र लगा दिया, हाइड्रोकार्बन का आयतन बटे हाइड्रोकार्बन के विसरण का समय, और होल अपॉन सल्फर डाइऑक्साइड का आयतन अपॉन सल्फर डाइऑक्साइड के विसरण का समय, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड अपॉन टाइम टेकन फॉर डिफ्यूजन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ये किसके इक्वल रहेगा भाई, रेट ही तो है ये, तो ये इक्वल रहेगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का अणुभार बटे हाइड्रोकार्बन का अणुभार। कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर विसरण का समय और विसरण वाला आयतन आपको दिया हुआ था, यानी कि डिफ्यूजन का वॉल्यूम और डिफ्यूजन का टाइम दिया था। तो जब वर्ड डिफ्यूजन का आ गया तो हमें पता चल गया कि लगाना तो हमें ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, उसमें आपको 5 बताए गए थे, 5 से 6 फॉर्मूले बताए गए थे। तो हमने कहा था कि जो कंडीशन दी हो, जो चीज़ें गिवन हो, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लगाया, अब देखिए हाइड्रोकार्बन की वॉल्यूम क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देख लीजिए एक बार। 180 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन कितना 180 ml है, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम कितना रख दिया 180 ml। कितने टाइम में विसरित हो रहा है, कितने समय ले रहा है डिफ्यूजन में, 15 मिनट्स, अपॉन में 15 कर दिया, तो ये आ गया रेट हाइड्रोकार्बन का। होल अपॉन सल्फर डाइऑक्साइड के लिए सेम, वॉल्यूम कितनी डिफ्यूज़ हो रही, 120 ml हो रही है, तो 120 रख दिया। टाइम कितना लग रहा है, 20 मिनट लग रहा है, तो अपॉन में टाइम टी कर दिया, इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आपको बताया जा चुका R1 अपॉन R2 जो होता है वो अंडर रूट में M2 अपॉन M1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर हाइड्रोकार्बन ऊपर है, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर है, फॉर्मूला ये होता है। अब रख दिया हमने, सल्फर डाइऑक्साइड का 64 और हाइड्रोकार्बन का मास निकालना है। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे भाई, 180, 120, 15, 20, इनको चारों को आपस में सॉल्व करेंगे तो मास ऑफ हाइड्रोकार्बन कितना निकल के आएगा, 16। इसकी कोई यूनिट नहीं होती अणुभार की, तो ये डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 16। तो ये एक न्यूमेरिकल हो गया आपका ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो जो आपको एक्सप्लेनेशन में न्यूमेरिकल एक्सप्लेन किए गए हैं, एक्सप्लेनेशन से देख करके आप उन्हें नोट करिए और उन्हें खुद से भी लगाने की कोशिश करिए। जिनके पास बुक्स हैं वो बुक्स से और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर अपने डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डीप में न्यूमेरिकल्स आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है अभी, सिर्फ जो जिस तरह का जिस पैटर्न के आपको न्यूमेरिकल ईजी बताए गए हैं आप वही अभी सॉल्व करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।